राइट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राइट, तो पहले यूट्यूब पे वीडियो देखते थे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड रिलेटेड टू May 25, और जैसे ही एग्जाम हो गया अब यूट्यूब पे देखते हैं कि ये जो पेपर था इसका एनालिसिस। ओके राइट, तो सबसे पहला पार्ट एनालिसिस ऑफ द सीए फाइनल ऑडिट पेपर के लंबा सफर है ना, ऑलमोस्ट 21 पेजेस के एमसीक्यू का कंटेंट था और अराउंड 15 पेजेस का डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर था। तो ऑलमोस्ट 36 पेजेस का क्वेश्चन पेपर। ओके, और कितना डिटेल में, जैसे मुझे याद आता है कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का क्वेश्चन है तो उसके पॉइंट्स हम ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, बट जैसे कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है या कहीं पे स्टेप्स दिए हुए हैं तो वो स्टेप्स हम लोग सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे इस अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस ऑडिट पीएसयू है ना, पीएसयू के चैप्टर में व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दो स्टेप्स। सो ओ माय गॉड, ओके, तो इतना मतलब कंटेंट इतना बड़ा कि क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा हो गया क्योंकि इन्होंने अभी 570 कंसर्न के बहुत सारे प्रोसीजर्स लिख दिए और इसमें से पूछा कि विच आर दी इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर, या ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बताया कि कुछ केस में पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा है, कुछ केस में निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा है, और विच इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दैट। या फिर क्वेश्चन है 450 के रिलेटेड जो है फैक्चुअल जजमेंटल प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ओके राइट, तो अब हम पहले शुरू करते हैं लुकिंग इनटू द एनालिसिस के कितना कहां से आया फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर इन द May 25। ओके राइट, तो अगर फिर से देखें तो स्टैंडर्ड्स एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, और जो कारो है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल जिससे बेसिकली हम मॉड्यूल 1 बोलते हैं, तो अराउंड 58 मार्क्स ऑफ द पेपर हैव कम फ्रॉम दैट पार्ट है ना, एमसीक्यू प्लस थियरी पुट टुगेदर। राइट, तो ऑन एन एवरेज लाइक स्टैंडर्ड्स का वेटेज इज 50 प्लस उसके अलावा एक कारो के क्लॉज 3 का भी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी 5 मार्क्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। राइट, तो 50 प्लस दैट हैज कम फ्रॉम दी स्टैंडर्ड्स। ओके, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दिस इज ऑल दी अदर चैप्टर्स, जैसे डा है ना, डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, वहां पे पूछा कि कौन से टाइप का अटैक हुआ है कंपनी पे है ना, इंसिडेंट कौन से पर्टिकुलर 1 2 3 4 इंसिडेंट दिए हैं और कौन सा वाला रैंसमवेयर का है, और फिर मेटावर्स है ना जो एंड ऑफ चैप्टर में दिया है कि व्हाट आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट एंड सो। ओके राइट, फिर इसके अलावा डिजिटल ऑडिट के अलावा ग्रुप ऑडिट के कौन से कंपनी को कंसोलिडेट करना चाहिए, नहीं कंसोलिडेट करना चाहिए, इसका एक एमसीक्यू आया है। बैंक ऑडिट तो माय गॉड लाइक छाया हुआ था पूरे पेपर में है ना, जैसे 2 क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू पार्ट ऑफ द पेपर, और इसके अलावा एक के बैंक ने एक लोन दिया था, वो लोन के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी थी उसका वैल्यूएशन कम हो गया है, फिर वो लिटिगेशन चल रहा है, तो थोड़ा उस क्वेश्चन में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कशन दिखता है ना, कि इट इज द क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, सो व्हाट आर द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। ओके, एनबीएफसी का बड़ा ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था रिगार्डिंग द टायर 1 कैपिटल टायर 2 कैपिटल, क्योंकि वो अमेंडमेंट में आया था। राइट, सो दैट इज द एनबीएफसी। राइट, फिर पीएसयू के बारे में 2 एमसीक्यूज आए, तो 1 तो क्वेश्चन वाज कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट के स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाओ, और दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट के जो प्रोसीजर्स है परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए उसमें से कौन सा प्रोसीजर है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, सो वो क्वेश्चन था रिगार्डिंग पीएसयू। इंटरनल ऑडिट, भाई हम कब से पढ़ते जा रहे थे कि देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग बाय द इंटरनल ऑडिटर एंड देन व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। राइट, फिर ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंटिंग में फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यू नो द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, उसमें ऑब्टेन द रेलेवेंट एविडेंस, ऑब्टेन द रेलेवेंट एविडेंस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे उन्होंने परफॉर्म एनालिसिस पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपोर्टिंग अंडर फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा है, तो इस अटेम्प्ट में उन्होंने ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट एविडेंस पे डिटेल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। ओके, एसडीजी ईएसजी एश्योरेंस अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे कुछ दिन पहले एग्जाम के पहले मैंने 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर डाला था और मैंने बताया था एनालिसिस यू नो कि कौन सा प्रिंसिपल 1 आ चुका है, प्रिंसिपल 3 पूछा है, प्रिंसिपल 7 स्टडी मटेरियल में है, प्रिंसिपल 9 भी आ चुका है, तो बाकी प्रिंसिपल्स की आने की पॉसिबिलिटी है। और हम हमेशा याद रखते थे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के आपके बारे में आप सोच रहे हो तो दैट इज प्रिंसिपल 8 है ना, तो प्रिंसिपल 8 के कोर एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आया। और फिर एथिक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, अगर आप
एमसीक्यू पार्ट में देखोगे तो वहां पे रिलेटेड टू द ब्रांच ऑडिट ना, ब्रांच ऑडिट नहीं, सॉरी, ब्रांच ऑफिस है ना, कि ऑडिटर हैविंग एन ऑफिस इन द टेम्पररी एरिया, टेम्पररी इन द प्लेन एरियाज, फॉर अ टेम्पररी ऑफिस इन द प्लेन एरियाज, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सेम, है ना। तो वो एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू पार्ट ऑफ द पेपर में। और उसके अलावा क्वेश्चंस आए 4 क्वेश्चंस इन द थियोरी पार्ट ऑफ द पेपर। जैसे एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ द फीस विद द एमबीए, फिर एक क्वेश्चन था कि लिस्टेड एंटिटी का रिपोर्ट साइन कर रहे हो पर वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है, तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर 912, राइट। फिर एक आप कंपनी के ऑडिटर हो और उसके लिस्टेड कंपनी का वो आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, सो शुड यू एक्सेप्ट दिस अपॉइंटमेंट? वी से पब्लिक कॉन्शियस इज एक्सपेक्टेड टू बी अहेड ऑफ लॉ एंड द ऑडिटर शुड नॉट प्लेस हिमसेल्फ इन अ पोजीशन व्हिच विल जियोपर्डाइज और कॉम्प्रोमाइज हिज इंडिपेंडेंस। तो वो आता है क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में, है ना। एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स where the substantial interest is involved, not allowed. And apart from that also the 1111 ke can you be a director in a company? Yes, director simpliciter other than managing whole time director where you or your partners are not the auditor of the company. Okay, और इसके अलावा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट के व्हाट इज द लिमिट ऑन द टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द एथिक्स पार्ट ऑफ द पेपर। तो ये पूरा ब्रेकअप है 118 मार्क्स का ओवर देयर, राइट। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या पूरा पेपर सिलेबस से आया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर एक्सेप्ट वो जो थोड़ा बैंक ऑडिट का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बाकी ठीक है। भले ही अगर वो क्वेश्चन बैंक में उसका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वैसे टाइप का नहीं आया है, बट एटलीस्ट सिलेबस से कंटेंट आया है, यस। बट बहुत ही ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना। जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशंस के रिलेटेड या गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर, या what documentation is to be kept regarding the misstatements identified during the audit वगैरह। ओके, राइट। तो है ना, अगर हम थियोरी पार्ट ऑफ द पेपर देखें तो पहला क्वेश्चन था 720, है ना, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन, कि उन्होंने 2-3 अदर इंफॉर्मेशन दी है और उसमें से पूछा है कि इसमें से व्हाट इज इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन। और अगर ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट मिलता है जो मैनेजमेंट अग्री नहीं करते हैं करेक्ट करने के लिए, तो उसे ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट करना है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर देन financial statements and audit report thereon that we have identified a misstatement in the other information. Then 240, okay, it has been a fraud risk factor has been identified, say at the RMM, at the financial statement level and at the assertion level. So as an auditor, how do you respond to the RMM at the financial statement level and at the assertion level? So again, a specific question from SA 240. Right, then 3420, oh my God, pro forma financial information included in the prospectus. So when you're planning and performing, that unadjusted financial information has never been audited, reviewed, or it has been audited, reviewed, and the pro forma adjustment, how do you obtain the sufficient appropriate evidence for the same? Right, SQC 1 का जो question है, it is regarding engagement partner listed entity, can he do the audit for more than 7 years? No, familiarity threat आता है। Right, then 620 में हम लोग बोलते हैं कि जब we are evaluating the work of the expert, you have to look into the findings and conclusions, assumptions and methods and the source data. अब जब assumptions and methods को check करते हैं तो क्या audit procedure apply करना है, right? So that's again a specific retail question over there. Okay. डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस मैंने ऑलरेडी बताया कि मेटावर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कारो 2020 LIGS क्लॉज 3 लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी, राइट। सो द नंबर इज व्हाट यू से, द अमाउंट, द टोटल अमाउंट एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू SAJV अदर देन SAJV, टर्म्स एंड कंडीशन, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, राइट, वेदर इट इज स्टिपुलेटेड, वेदर रिसीट्स आर रेगुलर, ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड सो। ओके, राइट। इसके अलावा एथिक्स के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, जैसे 211 से 412 से 912 एंड टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन आया था। ओके, 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड इज इंडिपेंडेंस मैंडेटरी इन केस ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। NBFC का क्वेश्चन रिगार्डिंग द टायर 1 कैपिटल, राइट। फिर 2400, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा कि जो प्रैक्टिशनर है उन्हें जब रिव्यू किया तो उसमें कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक
स्टेटमेंट मिला विच इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, है ना। तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, हम ऑडिट में बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, यहाँ उसे बोलते हैं क्वालिफाइड कंक्लूजन एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन, है ना। तो उसके रिलेटेड ये ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन था। इंटरनल ऑडिट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द स्टेजेस एंड द की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट। देन द प्रिंसिपल 8 ऑफ द BR SR, right, ethics. For 402, using of type 1, type 2 report, the sufficient appropriate audit evidence to be obtained by the auditor, right. For bank audit, वो particular property has been obtained which was taken as a security for the loan, and now the property has been sold and it is less than market value and so, है ना. So that is bank audit. And then forensic accounting मैंने बताया regarding the and obtaining the relevant evidence under the forensic accounting. Okay, right. तो चुन के and absolutely, you know, like completely selecting the different variety of the questions over there. अलग अलग topics पे exam में questions आए हैं. Okay, right. तो अगर मैं देखूँ कि SQC 1 का 7 marks question have come, तो May 25, November 24, May 24, you know, तो ये columns मैंने यहाँ पे update किए हैं, है ना. तो 450 का इस time, you know, 2 questions have come in the MCQ part of the paper. और जैसे ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये जो 800, 2000, 3000, 4000 सीरीज है ना. तो 800 का क्वेश्चन नहीं आया है, बट 2400, 2400 सीरीज का एक क्वेश्चन, 3400 सीरीज का एक क्वेश्चन एंड 4400 सीरीज का एक क्वेश्चन. तो दैट हैज बीन क्वाइट कंसिस्टेंट फॉर द क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम. ओके, राइट. अगर एमसीक्यूज देखे, ऑब्वियसली उन्होंने शफल किए हैं, तो हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सीक्वेंस में एमसीक्यू दिए गए हैं. बट अगर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू, ये सारा लाइक QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का डिस्कशन भी क्वालिटी कंट्रोल SQC 1 SA 220 के साथ में है. तो ऐसे में बोल सकती हूँ कि केस सिनारियो 1, केस सिनारियो 3, है ना, 8 मार्क्स, 16 मार्क्स पूरा स्टैंडर्ड्स पे एमसीक्यू आया है. उसके अलावा जो केस सिनारियो 2 है, उसमें 2 PSU ऑडिट के और 2 बैंक ऑडिट के, ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन वगैरह, है ना, का क्वेश्चन है वहाँ पे. और इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, एक डिजिटल ऑडिटिंग अश्योरेंस, एक ग्रुप ऑडिट और एक प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में. ओके, राइट. तो कंपैरेटिव है, तो ऐसा भी हम यहाँ आप ये देख के ऐसा एनालाइज कर सकते हो कि अरे यार, जो भी नवंबर 24 में पूछा था उसके बिल्कुल विपरीत, है ना, नए वाले क्वेश्चंस इन्होंने May 25 में पूछा है. पता नहीं जब अगला कॉलम लगेगा नवंबर 25 तो क्या डिफरेंट क्वेश्चंस वुड बी ओवर देयर. ओके, राइट. तो अगर एक ये एनालिसिस हम देखें कि MCQ एंड थियोरी पार्ट ऑफ द पेपर, ओके, एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है यहाँ पे रिगार्डिंग दी, हाँ, स्टैंडर्ड्स और एथिक्स का कितना वेटेज है एग्जाम में. जैसे May 24 तक तो इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज नहीं रिलीज करते थे, तो उस वक्त का तो सिर्फ हम थियोरी पार्ट में बोल सकते थे कि ये जो 46 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है और ये जो एथिक्स का पार्ट है, इसका 50 थियोरी में आया था, क्योंकि उस वक्त के एमसीक्यू हमें पता नहीं है. बट अगर नवंबर 24 का देखिए और अब May 25 से कंपेयर करें, तो एमसीक्यू प्लस थियोरी दोनों मिला के, है ना, स्टैंडर्ड्स का कितना आया है 50 प्लस मार्क्स, है ना. तो 56 ओवर देयर, और एथिक्स का कितना है 22 इन नवंबर 24. सो दैट वाज 78 मार्क्स वेटेज फॉर दीज 2 चैप्टर्स, 2 पार्ट्स ऑफ द सिलेबस. दैट्स नॉट 2 चैप्टर्स, बट हाँ, स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स. सो May 25 में देखे तो अगेन स्टैंडर्ड्स, एमसीक्यू प्लस थियोरी 53 मार्क्स, है ना. इसमें मैंने कारो वाला क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया है, और एथिक्स का अगेन 20 मार्क्स ऑफ द वेटेज. तो अगर देखे एक अंदाजा ले, तो 70 मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, am I right, है ना, right, 70 marks of the question paper is coming from the standards. but standards बोलने में लगता है सिर्फ standards, but उसमें आता है 46 engagement and quality control standards, और इसके अलावा the ethics part of the question paper. okay, right. so yeah, question paper तो आपने देख ही लिया होगा, है ना. कहीं या तो आपने खुद में लिखा होगा या कहीं से डाउनलोड करके जो आगे की अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा. ऑब्वियसली मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी टू डिस्कस दी एमसीक्यू एंड आल्सो द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ओवर देयर. बट इसमें मुझे एक एनालिसिस, इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा था क्विक एनालिसिस, जो भी 14 मिनट का हो गया है. बट हाँ, हमने एक एनालाइज किया है कि क्या कैसे क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम, है ना, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन. और मतलब नंबर ऑफ पेजेस क्यों बढ़ गए क्वेश्चन पेपर में, 21 पेजेस का एमसीक्यू कैसे हो गया इससे. तो क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने अभी ये पूरा वो जो क्या बोलते हैं
प्लानिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑडिट के पूरे स्टेप्स लिख दिए, तो उसमें एक पेज चला गया। पहले उसका स्टोरी लिखा परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में, फिर उसके सारे स्टेप्स लिखे। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा कि प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, समहाउ मुझे ऐसा याद था कि एस्टैब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज एंड इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटी, ये सेकंड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि तुम टाइम टेबल रिसोर्सेज बनाओ और फिर उनको बताओ कि हम लोग कल से या 15 दिन के बाद आ रहे हैं। तो मुझे पक्का पता था कि एस्टैब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, जब मैंने ये लिस्ट देखा तो मुझे पता था कि ये सेकंड लास्ट पॉइंट है। तो अकॉर्डिंगली मैंने ऑप्शंस के पास जब मैं गई तो मैंने देखा एस्टैब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, जो पॉइंट नंबर 6 है, वो मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट पॉइंट है ना, बिकॉज एस्टैब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, इंटीमेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू द ऑडिट एंटिटी। तो फॉर मी इट बिकेम वेरी क्लियर कि इसका आंसर डी होना चाहिए, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करते वक्त मतलब मेरा क्या लॉजिक अप्लाई हुआ, है ना, कि एस्टैब्लिश समहाउ, पता नहीं आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स मुझे एक एडीएम याद था कि पॉइंट नंबर 6 वगैरह था, बट उसके साथ मुझे ये तो एकदम क्लियरली याद आ गया कि एस्टैब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज वाज द सेकंड लास्ट पॉइंट। तो वो सेकंड लास्ट पॉइंट है, तो भाई बाकी तो फिर मुझे कोई परवाह ही नहीं है ना, कि बाकी जो ABC है उनका कोई रेलिवेंसी नहीं है। भले ही मैं अश्योर या रीअश्योर या कंफर्म करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए थोड़ा और फिर से देख लूं, बट एज सच मेरा काम तो उधर ही हो गया, है ना। तो वो तो थोड़ा क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क, मतलब जब वो मेमोरी जो रखा था प्लस लक, ऐसे दोनों के मुझे वो याद आ गया कि एस्टैब्लिश टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज। ओके राइट, फिर काफी कुछ क्वेश्चंस मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, लॉजिक है। वो मैं हमेशा जो ऑडिट के क्लास में बोलती हूँ कि आंखों में तेल डाल के 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल के क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर्स को देखना है, कंटेंट को पढ़ना है। तो बस वो ही यहाँ पे बात इज बीइंग प्रूव्ड कि हाँ सही में, मतलब एक मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, इनकरेक्ट ऑप्शन, ऐसे पूछते मतलब एकदम ऐसे हैवीनेस आ जाती है। Another type of questions. Okay, right? तो do let me know आपका एक्सपीरियंस कैसे था। जैसे अभी इन्होंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग दी अटैक, और फिर पूछते कौन से टाइप का अटैक हो गया, है ना। डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल द टूल, रिसीव्ड एन ईमेल, है ना। तो ईमेल आया मतलब इट इज द स्पीयर फिशिंग, और वो ईमेल अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को चला जाए तो देन दैट इज द व्हीलिंग, राइट। सो ईमेल, और इट कुड बी email spoofing that you think that it's from a trusted source, right? Then after that next उन्होंने clear लिखा है कि it's through मैसेज, राइट। सो दैट इज दी स्मिशिंग, राइट। फिर उसके बाद लिखा है एग्जीक्यूटेड अ मालवेयर, तो मालवेयर वहां लिखा हुआ है कि इट्स अ मलिशियस सॉफ्टवेयर व्हिच इज बीइंग इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। एंड इंसिडेंट 4 कि जहां पे दे एनक्रिप्ट द डेटा एंड दे आर रेडी टू एनक्रिप्ट द डेटा ऑफ द विक्टिम एंड दे आर रेडी टू डिक्रिप्ट इट ओनली फॉर सम रैंसम अमाउंट, है ना। सो इट्स एनक्रिप्टेड बाय अ साइबर अटैक, डिसरप्टिंग ऑपरेशन फॉर 3 days. This encrypted all the critical data, rendering the system inoperable. And investigations revealed that the attack originated from a phishing mail sent to an employee. The mail contained a link that exploited an unpatched vulnerability in the server. So from the above, which of the cyber attack incident that Secure Bank Limited became victim of is described as ransomware? है ना। तो जहां मुझे लगता है कि डेटा एनक्रिप्ट किया गया है ऑफ द विक्टिम, और फिर उसको लेटर ऑन डिक्रिप्ट करने के लिए एक रैंसम अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दैट इज इंसिडेंट 4, और उसके लिए यहाँ ऑप्शन है ए। ओके, तो ये पता नहीं कौन से स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने नहीं मार्क किया हुआ है, ये जस्ट मुझे जो कॉपी मिली क्वेश्चन पेपर की अवेलेबल वो मैंने देखा है। बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट शुड बी द ऑप्शन फॉर दिस वन, इट हैज टू बी द ऑप्शन नंबर, right, A, right, it is the option number A, incident 4. Okay, right, so yes, that is the analysis, right, of the quick analysis of the question paper for May 25. Abhi I will also record a separate video for the MCQ and then also for the descriptive part of the paper. Okay, right, तो please आपके experience के आपने कैसे ये audit का subject tackle किया, क्या tips आपके लिए beneficial रही for the preparation of the subject, या आपको लगता है कि अरे यार ये गलत हो गया, ये मैंने इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था, जो आपके अपकमिंग जो आपके जूनियर्स के लिए बेनिफिशियल होगा जब वो ऑडिट का एग्जाम लिखने जाएंगे, तो प्लीज ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट प्रेफर्स इंग्लिश लैंग्वेज, तो यूट्यूब में ऑप्शन है ऑटो डब का, तो जो भी मैंने हिंदी में बोला है वो आप वहां पे यू कैन ऑल्सो सी इट इन दी लिसन टू इट इन द इंग्लिश पार्ट ओवर देयर। ओके, राइट, सो यस, थैंक you if you watched the video so far, and wishing you all the very best now for your results. Okay.